Okay. So let's start with this session. काफी प्यारा सेशन है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था, नहीं बताया होगा तो अभी आप देख लीजिएगा. गुड इवनिंग बुशरा. कि रोटेशनल मोशन ना सिर्फ आप ऐसे नहीं समझ सकते कि मतलब उसमें सिर्फ हम बॉडीज की ही बात करेंगे, हम उसमें डिस्क्रीट सिस्टम्स की भी बात करेंगे. बेसिकली हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करेंगे, एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कलेक्शन होगा बहुत सारे पार्टिकल्स का. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? यस मैम. एग्जैक्टली. तो आज हमारा वही टॉपिक है. अगर आपने अपना एनसीईआरटी का या चैप्टर्स का टाइटल भी देखा होगा तो वो इस तरीके से लिखा रहता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. राइट. तो रोटेशनल मोशन के लिए जो जो बेसिक बातें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी. वी विल डेवलप दिस टॉपिक इन अ डे और टू. लेकिन उससे पहले, क्योंकि आई फेल्ट की ये चीज थोड़ी सी आपको पता चल जाए. आई डोंट नो कितनी क्लासेस अभी हमारे पास बची हैं आपके एग्जाम से पहले. राइट. तो ये वाला एक बेसिक डिस्कशन है जो हो जाना चाहिए, और मतलब फिर बाकी हम देखते हैं जैसे होगा. तो अभी समय, आज तारीख है 25 जनवरी 2024. कल रिपब्लिक डे है. तो विश यू अ वेरी प्रॉस्परस रिपब्लिक डे भाई. बड़ा है. थैंक यू. या तो आज हम कुछ बेसिक आज हम कुछ बेसिक टर्म्स की वेलकम बेटा. आज हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं. यू कैन से सेम टू यू आल्सो. ऐसे देश तो मेरा भी है ना, वैसे आई आल्सो वांट हैप्पी रिपब्लिक डे. बट ठीक है चलो. तो अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपको पता होना चाहिए. तो पार्टिकल, आई नो आप लोगों को पता होता है, सब चीजें आपके पास होती है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में पार्टिकल का क्या मतलब है. हम बोलेंगे पार्टिकल को कि एनीथिंग, ठीक है, जिसके पास एनीथिंग दैट हैज अ फिक्स्ड मास. कि मास तो भाई फिक्स्ड है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड. बट इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड. ठीक है. हम लोगों को क्या है कि हम ये तो बोलेंगे कि पार्टिकल का एक फिक्स्ड मास है, बट बोल देंगे कि भाई इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है, उसको इग्नोर कर सकते हो. तो दैट एंटिटी इज पार्टिकल फॉर अस. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि, हाँ जी बेटा कुछ पूछ रहे हो? नो मैम. ओके. अब अगर मैं आपसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो आप समझ ही गए होंगे कि सिस्टम क्या है. कुछ भी नहीं, कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो. अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन हो सकता है वो हो सकता है कि भाई इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं. तो देखो, इसको समझने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है. अगर आपने किसी चीज को सिस्टम बोल दिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ये जो कमरा है ये सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर अब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो ये लैपटॉप हो, पेन टैब हो, मोबाइल फोन हो, कुछ और चीज हो, मैं हूं, हम सब इंटरनल पार्टिकल्स हो गए. ठीक है. अब इस रूम के बाहर जो चीजें हैं वो मेरे लिए एक्सटर्नल हो गई. तो इंटरनल पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस होंगी, जो इंटरैक्शंस होंगे, वो इंटरनल फोर्सेस आएंगी. ठीक है. और जहां पर आपके एक्सटर्नल पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो गए, आप समझ गए कि वो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई जो सिस्टम के बाहर जाके चीजें हैं. यस और नो? यस मैम. यस. वेरी नाइस. यस मैम. अब एक बहुत ही Yes, प्यारा ma'am. टॉपिक आता है, सेंटर ऑफ मास. अभी अब जो लिखा हुआ है उसको मत पढ़ना, पहले मुझे सुनना, फिर हम उसको पढ़ेंगे. देखो, मेरे पास एक बॉडी है. ठीक है. इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई. ठीक. इसका कुछ मास था और इसने उस हिसाब से कुछ एक्सेलरेशन करके दिया मेरे को. तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किसी भी मोशन के डायनेमिक्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. तो मैंने क्या कहा कि इस पूरी बॉडी में हर एक पार्टिकल का इस फोर्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग हो सकता है ना. भाई एक होगी बॉडी, एक होगी इसके अंदर घुस के हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं. तो हो सकता है कि हर एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट हो. लेकिन इन सारे पार्टिकल्स में मैंने आपसे कहा कि बेटा एक पार्टिकल तो ऐसा जरूर होगा जो वही वेरिएबल्स ऑफ मोशन लेके चलेगा जो
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस पूरी बॉडी ने लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी बॉडी को हटा के उसका मोशन खाली स्टडी कर सकते हो। ये सुनो, Yes, ma'am. आप सोचो कि एक थोड़ा सा क्रिकेट वाला एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा है नहीं, ठीक है, तो कुछ गलती हो तो बताना। कि अगर जैसे एक बॉलर ने एक बॉल फेंकी है ना, तो एक हो गया कि उसने नॉर्मली फेंक दी, है ना, नॉर्मली फेंक दी, ऐसे उछाल दी, ऐसे वो उछल के यहाँ तक आ गई, ठीक। दूसरा क्या है कि उसने इसको स्पिन दे दिया, स्पिन दे के करा, तो गई तो वो ऐसे ही उछलते हुए, लेकिन अब ऐसे सारे पार्टिकल्स तो ऐसे नहीं गए होंगे ना भाई, कुछ पार्टिकल ये ऐसे 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 स्पाइरल स्ट्रक्चर में गए होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन इसमें इसमें भी बेटा एक पार्टिकल जरूर ऐसा होगा जो ऐसे ही पैराबोलिक पाथ पर ही चलते हुए गया होगा, ठीक है। और वही पार्टिकल को स्टडी करना कितना इजी है, आप ये बात सोचो, जो स्पाइरल चल रहा है उसको तो बहुत दिक्कत होगी मेरे को स्टडी करने में कि कब क्या हो रहा है, तो कहीं से भी बढ़ जा रहा है, कहीं से भी चले जा रहा है, लेकिन एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी इज मच सिंपलर ट्रेजेक्टरी देन अ स्पाइरल वन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने जब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया होगा, थोड़ा जो हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में पूरी बॉडी को हटा के एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट पार्टिकल इज सेंटर ऑफ मास। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि F external is equals to ma, this a is the acceleration of center of mass, right? हम पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ मास। बस वहां पे लिखते नहीं थे क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास पता नहीं था, अब पता चल गया, अब समझ में आ गया क्या हमको? अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो इस डेफिनेशन को पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ के बताओ। डन, वेरी गुड। Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको? किसी को अगर ना समझ में आए तो मुझसे Yes, पूछना। क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक चीज मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है या एक रियल कॉन्सेप्ट है, ये आप बताइए मुझे। आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास के बारे में? Ma'am, real. Real, ma'am. ओके, Real. ओके, देन आंसर मी दिस वन क्वेश्चन कि ये एक रिंग है मेरे पास, दिस इज अ रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास में कहां दिखाऊं बेटा? सेंटर पे। यहाँ पे, Center बिल्कुल पे। सही बोला आपने। बट एक बात बताओ मुझे, अगर ये आप रियल कॉन्सेप्ट बोल रहे हो तो यहाँ कैसे हो सकता है? सारा का सारा मास तो ये इस बाउंड्री पे सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ना, रिंग तो एक होलो स्ट्रक्चर होता है लाइक अ बैंगल, Yes, ma'am. तो ये तो आउटसाइड द सिस्टम लाई कर गया ना। और अगर ये आउटसाइड द सिस्टम चला गया तो ये क्या नहीं है, ये रियल कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता। अगर रियल कॉन्सेप्ट होता तो ये सर्कमफेरेंस पे ही कहीं लाई कर रहा होता। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका तो आप एक चीज ध्यान रखना कि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है या एक इमेजिनरी, सॉरी आइडियल भी नहीं, इट्स एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। Yes, ma'am. यस, इट कैन लाई आउटसाइड द सिस्टम ऑल्सो, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, या मैं इस चीज पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ था कि सेंटर ऑफ मास क्या आउटसाइड लाई कर सकता है। अगर किसी को एक चीज ही नहीं पता, रिंग का एग्जाम्पल उसने फील ही नहीं किया, तो वो बात नहीं कर पाएगा उस पर, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है कि अगर आप वन डायमेंशन में जा रहे हो तो यूनिट लेंथ पर यूनिट मास हो, मतलब यूनिट लेंथ पे जितना मास है वही उसकी अगली यूनिट अगली यूनिट अगली यूनिट, सारी लेंथ को अगर मैं इक्वल इक्वल मासेस इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट का इक्वल मास हो, ये होता है यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन में। कि अगर 10 किलो है तो वो हर एक मीटर का जो टुकड़ा होगा वो 1 किलोग्राम का होगा, समझ रहे हो?
ये होता है Yes, ma'am. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा जो आपके पास बॉडीज आएंगी, दे कैन हैव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, उनका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमको तो दोनों के लिए भाई तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मान लीजिए कि उनका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उनका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है, वही आपका सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि भाई आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेटा इन दैट केस हम अभी सीखेंगे, वी विल डिस्कस, राइट। अभी मैं आगे इसी बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल आप ये चीज समझ पाए। इसीलिए देखो रिंग का ये जो सेंटर आया था ना, इसीलिए आया था क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये सेंटर है और ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है। किसी को कोई भी समस्या हो इस बात में तो एक बार पूछिएगा, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। No, ma'am. कोई भी ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास एक रॉड है इस तरीके से, ओके। अब आप ऐसे बोल दीजिए कि इसका मास m है और इसका लेंथ l है। मैंने आपको बोल दिया कि ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस है। तो आप मुझे बताइए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। एक दूसरा सिस्टम बना देती हूं मैं। यहां पर एक मास है m, एक पार्टिकल है जो कि कुछ d डिस्टेंस दूर है बेटा एक दूसरे पार्टिकल m से। तो बताइएगा इन दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके तो आप लोगों ने नहीं बताया भाई, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने बोला था कि उसके सेंटर पे बताओ। तो इसके सेंटर पे यानी कि एक एंड से L/2 डिस्टेंस पर होगा, जो जानवी ने बताया था। और इस केस में भी वो डिस्टेंस आपका सेंटर से D/2 डिस्टेंस पर होगा, राइट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, बिल्कुल बीच में। समझ आया क्या? अब Yes, अगर ma'am. Yes, ma'am. बेटा देखो मैंने पहले बताया था आपको, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो बीच में तो यही पॉइंट लाई कर रहा है ना, यहाँ पर भी बीच में यही पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए उस पॉइंट पर होगा। अब बात करते हैं आपसे नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की। एक है आपके पास m1, लेट्स से m मान लेते हैं, और एक मास है आपके पास सपोज 4m का, ठीक है। तो बताओ इनके बीच मान लीजिए डिस्टेंस d है। तो बताइए कि बस ये बता दो कि सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा, m के पास कि 4m के पास, इतना ही बता दो, वही काफी है। बताओ भाई। Ma'am, 4M. वेरी गुड जानवी,
एग्जैक्टली दीपा, वो बिल्कुल 4m के पास होगा। एग्जैक्टली अपेक्षा, वेरी नाइस बेटा, वो बिल्कुल 4m के पास होगा, क्योंकि आ, भाई जो हैवियर बॉडी है उसके पास ही तो जाना चाहिए उसको। तो सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हैवियर मास। ठीक है, अब हम इसको निकालने का इसके अलावा एक तरीका देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। हाउ टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। देखो इसके लिए ना हम एक एक्स वाई प्लेन इस तरीके का जो है इमेजिन कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स बताती हूँ। सोचो कि हमारे पास एक मास ये रहा m1, जो कि इस ओरिजिन से लेट्स से r1 वेक्टर दूर है। फिर हमारे पास एक दूसरा मास है m2, जो ओरिजिन से r2 वेक्टर दूर है। ठीक है बेटा, ये रहा आपका ओरिजिन। अब एक बात बताइए, अगर मुझे R1 R2 की मतलब इस M1 M2 का बेसिकली सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो आई नीड टू कनेक्ट दीज टू लाइंस ना। और यहां से कहीं इस तरीके से मैं एक वेक्टर भेजूंगी RCOM का, और वो मुझे देगा क्या, सेंटर ऑफ मास। क्या समझ आया आपको ये वाली चीज मैंने क्या बोला? एक बार अगर यस नेक्स्ट यस मैम, मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, फिर इस बात पे तो आगे चलते हैं। देखो RCOM को कैलकुलेट करने का तरीका है m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमको तो x कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको तो x कोऑर्डिनेट दो, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली कोई कहे मुझसे मुझे तो भैया y कोऑर्डिनेट बता दो सेंटर ऑफ मास का, तो हो जाएगा m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा जरा z कोऑर्डिनेट लिखिएगा, ये क्या होगा जल्दी से बताओ। मैम M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। वेरी नाइस, वेरी नाइस लावण्या, राइट? लावण्य नाम है ना आपका? मैम प्रियंका। प्रियंका, ओके। m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वेरी नाइस प्रियंका, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप? यस मैम। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके लिए कि हमें एक मास दे रखा है 2,0 कोऑर्डिनेट पे, एक मास दे रखा है 8,0 कोऑर्डिनेट पे, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 18:09। ठीक है, आप लोग 18:11 तक मुझे बता दीजिए, आराम से सोच के अच्छे से बताना। बेटा जानवी कुछ पूछना चाह रहे हो? जानवी आपने हैंड रेज किया हुआ, बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? अच्छा आप लोग आंसर आंसर तो नहीं बता रहे। अगर जानवी आंसर बताना है बेटा तो थोड़ा सा वेट करो, एक बार सबका हो जाए तब मैं आपसे आंसर। चलो टाइम भी हो गया, बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है जानवी? भाई किसी और का आंसर आया तो वो बता दो जल्दी से। आपको समझ में आया ना क्वेश्चन क्या करना है? वेरी गुड जानवी।
बस यहाँ पे m नहीं आएगा बेटा। देखो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करने के लिए बचा ही सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो x CUM निकालने का तरीका हो गया m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए m2 प्लस 2m8 डिवाइडेड बाय m प्लस 2m विच इज 3m। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16, 16 और 2 18, 18m डिवाइडेड बाय 3m। आप इसको सॉल्व करोगे 6 बचेगा। जब y में कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो व्हाट इज द पॉइंट टू सॉल्व द y? इट इज गोइंग टू बी 0। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ आ जाएगा 6,0 कोऑर्डिनेट के साथ, एंड दिस इज योर आंसर। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट एक क्वेश्चन और कीजिएगा, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स आर। आपको ये दो रॉड दे रखी है, एक ये वाली रॉड है और एक बेटा ये वाली रॉड है, ठीक है। अब आपको इन दोनों रॉड के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। देखो 2L मतलब इसकी लेंथ 2L है और इसका मास 2m है। ये जो ब्लू वाली रॉड है उसकी लेंथ L है और उसका मास m है। आपको सेंटर और मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं। 3 ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं एक पोल लॉन्च करूंगी, उधर आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखो पोल लाइव हो चुका है। Yes, ma'am. अभी टाइम हो रहा है 6:13, 6:15 तक का टाइम है, फटाफट से बताइए। बेटा टाइम हो गया है, मैं पोल एंड कर रही हूँ। अब आप ऐसे कुछ भी वोट कर रहे हो हम। चलो 10 वोट हो गई हैं, 12 हो गई। मैंने पोल एंड कर दिया, आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दिया है, एक बार देख लीजिए। ऑप्शन बी 7 बच्चों ने ऑप्ट किया है और सी को 5 बच्चों ने किया है। एक बार इसका आंसर देखते हैं। देखो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि ये दोनों यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि दीज रॉड्स आर यूनिफॉर्म, Yes, ma'am. राइट? यस। Yes, ma'am. तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रॉड्स यूनिफॉर्म है, तो मुझे सिंपल सी बात पता है कि भाई यूनिफॉर्म रॉड्स की तो एक ही कहानी है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये जो 2L है ये कहाँ पे 0,L पे लाई करेगा, और हॉरिजॉन्टल वाली रॉड के लिए ये L/2,0 पे लाई करेगा। यस और नो? राइट। Yes, ma'am. अब अगर मुझे x Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो डिस्कशन बड़ा सिंपल रहेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा अगर आपको y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो भी डिस्कशन बड़ा सिंपल रहेगा, m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। M2. m1 हो जाएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल रॉड जिसका मास m है और इसका x कोऑर्डिनेट L/2 हो गया।
2m और ये 0 हो गया, m और 2m 3m हो गया, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ml/2 multiplied by 3m and it become l/6। जब y सेंटर ऑफ मास की बात होगी तो मास हो जाएगा m, y1 हो जाएगा 0, m2 हो जाएगा 2m और y हो जाएगा l एंड अगेन मास वुड बी 3m। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2l/3 बचेगा, यानी कि आपके पास जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आए वो ये आएंगे। क्या आप किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? और ये आपका No, ऑप्शन ma'am. सी है, हम्म। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था क्या उनको भी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तो मैंने आपको डिस्क्रीट पार्टिकल्स बताए, अब देखो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, है ना। कल को अगर हमें आ जाए कि भैया हमको तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी बताओ, तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको खुद से छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने दिमाग में जो है डिवाइड कर लो, है ना। खुद से बोल दो कि ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी सही, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसमें से किसी एक पार्टिकल का मास कोई डीएम रहा होगा, राइट। आप इसका पोजीशन वेक्टर देख लो, आर वेक्टर। अब अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का पूछूं तो आप मुझे बस ये बता देना, बोलो। बिल्कुल सेम तो आ गया। पहले भी तो मैं क्या कर रही थी, एम एक्स अपॉन टोटल मास, तो ये हो गया आपका टोटल मास, ये हो गया छोटा सा मास और उसका पोजीशन वेक्टर। हमने कर दिया इंटीग्रेट ताकि हमें पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल जाए। कोई समस्या किसी को? बताओ। हाँ जी जानवी, मैंने कहा कि अगर आपको मैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे सेंटर ऑफ मास बता दो इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप मुझसे कहोगे कि मैम एक काम करते हैं, एक छोटा सा डीएम मास काट लेते हैं, जर्नल, ठीक है, और उसका आप पोजीशन वेक्टर दे दो। तो उसका पोजीशन वेक्टर देकर हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि ऐसे सारे डीएम्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, नीचे टोटल मास ले लीजिए, आपको पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। आप ये देखो, यहां भी तो आप यही कर रहे थे, x सेंटर ऑफ मास इज योर m1 x1 m2 x2। आप क्या कर रहे थे, हर एक मास का पोजीशन उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल मास कर रहे थे, है ना। देखो यहां भी तो हमने वही किया। ओके जानवी, कूल। अब अगर किसी का मन करे कि भैया हमको सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट का चाहिए, तो आप यहाँ पे dm इंटू x कर दीजिए, इंटीग्रेशन dm का कर दीजिएगा। कोई कहे कि y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो ऐसे कर दीजिएगा, सही बात। कोई कहे आपसे कि हमको तो z चाहिए तो z कोऑर्डिनेट निकाल दो, क्या ही दिक्कत है। पर बहुत जल्दी आपके नीट में ऐसे क्वेश्चन देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको जस्ट बता दिया, इनकेस आपके सामने आ जाए तो आपके पास एटलीस्ट फॉर्मूला होना चाहिए। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन की। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, नीट को पता नहीं क्यों भर भर के देता है इस पे क्वेश्चन, क्योंकि इसे लगता है कि बच्चा फंस जाएगा इसमें। आप ऐसे समझो कि पहले हमारे पास टोटल एरिया ये था। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास टोटल जो एरिया था वो ये था, ठीक है। दिस इज द टोटल एरिया। इस एरिया में से मैंने इतना पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये रिमेनिंग एरिया बचा, ये एरिया वो बचा जो रिमूव हो गया। ये सुनो, Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है। अब आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास जो A1 एरिया है वो हो गया आपका टोटल एरिया, और अगर आप यही फॉर्मूला यूज करोगे तो हमेशा A1 को टोटल एरिया ही मानना, A2 को हमेशा रिमूव्ड एरिया मानना, A2 को हमेशा रिमूव्ड एरिया ही मानना, वो एरिया जो आपने निकाल दिया। A1 क्या है, पूरा एरिया, ठीक है। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया हमें को रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बता दो, तो सिंपल तरीका है A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। A1 A2 तो आपको समझ में आया। x1 सेंटर ऑफ मास हो जाएगा टोटल एरिया का, x2 सेंटर ऑफ मास हो जाएगा रिमूव्ड एरिया का, ठीक है। Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. ये फॉर्मूला बेटा Yes, ma'am. है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखिएगा। मैं इस पे K.K.K मार्क कर रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप इसको
दिमाग में रखें। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना शोन इन दिस फिगर इफ ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस a/2 इज कट फ्रॉम द डिस्क ऑफ रेडियस a। क्वेश्चन को कीजिएगा, 4 ऑप्शन है, पोल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप पोल पर आंसर कीजिएगा। 2 मिनट ले लीजिए, पोल आप लोगों के साथ देखो लॉन्च हो गया है, फटाफट से बताओ। बेटा आंसर आ गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, सो आई एम एंडिंग द पोल। अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं? Let's come to the question. Question says कि find the position of center of mass of the uniform laminar shown। ठीक है भाई, आपको समझ जाना चाहिए कि A1 यानी कि टोटल एरिया। अब टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, क्योंकि पूरी डिस्क का रेडियस ए था। जो एरिया आपने रिमूव किया ये हो गया आपका रिमूव्ड एरिया, और ये हो जाएगा, आपने a/2 रेडियस का डिस्क काटा था। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ओरिजिन मानना चाहिए, है ना, जिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंसेस मेजर करो। तो मैंने वो ओरिजिन, ये पूरी जो डिस्क थी बिना रिमूव किए उसके सेंटर को माना, तो इसकी सेंटर्स को हमने ओ मान 0,0 कंसिडर कर लिया। अब आप एक बात बताओ, जो ये रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास तो फिर a/2, 0 पर पड़ेगा ना? Yes, ma'am. ये सुनो, Yes, ma'am. बढ़िया। अब आप यूज कर लीजिए अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 सॉरी x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, है ना, रिमेनिंग पोर्शन। तो उसके लिए हो जाएगा a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय
A1 माइनस A2। 8. एग्जैक्टली A1 हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, x1 हो जाएगा आपका 0 क्योंकि पूरी जो डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर था। फिर आपके सामने आएगा माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 और इसके लिए हो जाएगा a/2 आपका सेंटर ऑफ मास। आप डिवाइड कर दीजिए पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 से। जब भी आप ऐसा करोगे यू विल गेट माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू a/2 और यहां से बच जाएगा आपके पास 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4। इससे ये कैंसिल और ये बचा आपका माइनस का a/6। वाई की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो पूरा कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस a/6 0। माइनस क्या दिखा रहा है कि इससे इस तरफ पड़ेगा, विच मेक सेंस क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन इधर है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे मतलब हम जस्टिफाई करें। देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आप ऐसे लिख सकते हो, आर सेंटर ऑफ मास विच वुड बिकम सिग्मा आई 0 से लेके n MI/RI डिवाइडेड बाय सिग्मा I 0 से लेके n MI। क्या आपको ये नोटेशन समझ में आई जो मैंने लिखा? Yes. सबको क्लियर है ये वाली चीज? देखो इसका मतलब ये है कि M1 R1 M2 R2 MN RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस MN। ठीक है, बढ़िया। Yes, ma'am. अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो वेलोसिटी आ जाएगी और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि MI/VI डिवाइडेड बाय MI। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा I0N MI/AI, है ना? मिल जाएगा कि नहीं? Am I? बस यही तो मोशन हो गया भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको मोशन स्टडी करना है तो यू शुड नो अबाउट द वेरिएबल्स ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ दोज वेरिएबल्स ऑफ मोशन यू कैन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एनी बॉडी इंटायरली। यू कैन स्टडी इट, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स कुछ भी हो सब पढ़ लोगे अगर आपके पास ये तीन चीजें किसी बॉडी के बारे में। ये सुनो Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। चलिए तो बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बस एक मैंने यहाँ पे एक नोटेशन बनाया था, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, एक मैंने बनाया था आई 0 से लेके n तक, मतलब ये 1 से लेके n तक बेसिकली। तो इसका मतलब क्या था कि आप i का वैल्यू 1 2 3 अप टू n रख दो और जो भी यहाँ पर लिखा है तो i की जगह 1 2 रखना, जो भी रखना है, और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हर एक वैल्यू पुट करके उनको ऐड कर दीजिएगा। ये इसका मतलब होता है, ठीक है? ये मैं एक बस बता दिया इनकेस अगर किसी को ना पता हो तो। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंपल्स हमने दिया, एन इंपल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू द हेवियर ब्लॉक। अच्छा, एक 10 kg है, एक 4 kg है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। ये बात ध्यान रखिएगा, लाइटर ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है? तो आपको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अभी समय हो रहा है बेटा 1830, आप 1832 तक बता दीजिएगा। पोल आपके पास लॉन्च हो रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है? वहीं आंसर कीजिएगा। देखो पोल लॉन्च हो चुका है।
बेटा मैं पोल एंड कर रही हूँ, टाइम हो गया है। क्या आंसर? देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आपके पास है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय M1 plus ठीक है। M2. हाँ, अब इन्होंने बोल रखा है आपको कि पहला मास है हैवियर ले लेते हैं, 10 kg है, उसको वेलोसिटी 14 की दे दी आपने। दूसरा मास 4 है, वो स्टार्टिंग में 0 पर है, और दोनों को आप ऐड कर दोगे 10 और 4 14 हो जाएगा। सिंपल, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। समझ आया क्या? Yes, ma'am. ओके, चल बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो, अगर हमारे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाई, एक फोर्स इधर से लगाई है ना, कोई फोर्स मैंने इधर से लगाई, कोई कहीं से कैसे, मतलब बहुत सारी फोर्सेस लगाई, क्या होगा इस बॉडी को? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता अगर नेट फोर्स 0 होती, बट यहाँ पर नेट फोर्स आपका वेक्टर सम आएगा सारी फोर्सेस को ऐड करके, राइट? इतनी भी फोर्सेस हैं, अगर ये वेक्टर सम 0 है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पर ये चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. इसको MACOM लिखा जा सकता है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया तो वेलोसिटी आपके पास है, बाकी सब आपके पास है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आया, और कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ये बात निकाली है ना, इसी बात से रिलेट करता है। ये बोलता है कि मान लो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मतलब ये बात आपसे कह रही है कि मान लीजिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है। हमको तो अभी कुछ समझ में नहीं आया रेस्ट पर है मतलब क्या, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और कंडीशन लगा के दे दूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 या एफ नेट जो बचा वो 0 है, तब मैंने आपको बोल दिया कि एफ नेट हमारे पास 0 है, तब क्या होगा बताओ आप? एफ नेट 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या बोल पाओगे आप? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल पाओगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में? भाई अगर एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0 ना, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और मैं आपको बोल दूं कि इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो बेटा अगर इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी तो 0 ही रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होना है। सुनो, यस पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीला इस बात की मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो आपका ये जो फॉर्मूला है m1x1 m2x2 m1 प्लस m2, अगर मैं इसे चेंज की टर्म्स में लिखना चाहूं, ये तो अभी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, अगर चेंज की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिखा जाएगा? यस मैम। है ना? और देखो मैंने आपको क्या बोला कि इनिशियली वो रेस्ट पर है, फाइनली भी रेस्ट पर है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज इन द पोजीशन इज द वेलोसिटी। यानी Yes, कि ma'am. आप ऐसे लिख सकते हो उस केस में कि m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इज 0। अब इस पर बड़ी खूबसूरत बात बोली गई है, याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा, बट इंडिविजुअल masses कैन मूव, पर इंडिविजुअल masses मूव कर सकते हैं। देखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 कुछ भी हो सकता है, इसे 0 नहीं बोला गया, 0 तो सिर्फ ये चीज हुई,
राइट, समझ में आया? एक क्वेश्चन करिए इस पर, यही आज की क्लास का हमारा आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा, अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाना। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses this if the particle of mass m1 is this one first block is pushed towards the center of mass of particles through a distance t, by what distance would the particle of mass m2 move? So देखो क्या रहा है कि मैंने m1 को, देखो इनका कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा होगा, मैंने m1 को एक पुश दिया इस सेंटर ऑफ मास की तरफ। अब आप ये बताओ कि m2 को कहाँ मूव करना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास नई पोजीशन के बाद भी सेम रहे। भाई d डिस्टेंस पे m1 यहाँ आ गया होगा, तो अभी सेंटर ऑफ मास तो जाएगा ना कहीं। मैं नहीं चाहती सेंटर ऑफ मास में कुछ चेंज हो, तो बताओ m2 को कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए m2 को? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पोल आपके साथ लॉन्च हो रहा है, 1838 हो रहा है, 1840 तक आप आंसर करोगे, पोल में अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर है, ठीक है। एक बार हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे बोला सेंड, हाँ जी बेटा बोल रहे हो कुछ? क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, यानी कि डेल्टा एक्स COM हैज टू बी 0। इट मींस आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, राइट? Yes, ma'am. अब आप देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो एक अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो मतलब दूसरे का देख लो आपको क्या कंसीडर करना है। आप चाहो तो पोजीशंस को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैम दोनों तरफ ही पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए तो भाई पोजीशन इसकी आप लेफ्ट में मूव कर जाएगा वो, समझ रहे हो? इट इज Yes, ऑल अबाउट ma'am. द चेंज। यहाँ से डेल्टा x2 आपके पास आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय d। D. यस, एंड दिस इज योर ऑप्शन सी। Yes, ma'am. ठीक, बी मैम, सॉरी डी, जी मैम। डी है ना? नहीं बी B, है, ma'am. बी मैम, बी। सारे सेम सेम से है। Yes, यस, ma'am. ऑप्शन बी। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगल लीनियर मोमेंटम का थोड़ा सा, ठीक है? उसकी एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे। उसके बाद हमारा डिस्कशन रहेगा बेटा इसी लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम थ्योरम्स को, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम, Thank you, ma'am. बाय बाय, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, है मैम। बाय बाय।
Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम, Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. बाय Bye, बाय, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय, बाय बाय.